हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकिता शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। कोर ऑर्गेनिक को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जीओसी के बारे में नॉलेज होना। ओके, तो हम जीओसी ही डिस्कस करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स तक, फिर अपने कोर ऑर्गेनिक पे स्टेप अप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिएक्शन दी है मैंने, एक जनरल रिएक्शन है विच इज़ A and A plus B is giving A bond B। ओके, तो इसमें कोई स्पीशीज़ तो होगी जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और सेकंड वाली होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी के बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है उसको कह सकते हैं आपका डोनर एटम, और या डोनर स्पीशीज़, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को हम कह सकते हैं एक्सेप्टर स्पीशीज़। ओके, सो डोनर कब कब कहेंगे, जब अपने वो बॉन्ड पेयर से डोनेट करे या फिर लोन पेयर से डोनेट करे। ओके, तो जब अपने बॉन्ड पेयर से डोनेट करेगा तो भी वो डोनर कहलाएगा, और अगर अपने लोन पेयर से डोनेट करेगा तब भी वो डोनर कहलाएगा। तो बॉन्ड पेयर क्या क्या हो सकते हैं आपके, सिग्मा, पाई। ओके, और लोन पेयर में आपके वो आप जानते ही हो ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आते हैं बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है जब भी पहला बॉन्ड बनता है दैट इज़ ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो ये जो पहले इसको समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके, सो दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी योर डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, बोथ की तरह वर्क कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों कह दिया, देखो हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जब इसका इसका 1s और इसका 1s, ओके, इसका 1s इसका 1s, दोनों के 1s अगर कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक आपका जिसमें एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बना है सिग्मा, दिस इज़ योर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सिग्मा स्टार क्या है, लुमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम होमो, लुमो और डोनर वाली प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। दैट मीन्स जब भी हाइड्रोजन डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहाँ से करेगा, अपने सिग्मा से करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, अपने सिग्मा स्टार में करेगा। ओके, तो यहाँ तक बात हुई। अब ये एथिलीन मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, तो ये जो CH बॉन्ड है, अगर इसका सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार भी होगा, सेम सारे सिग्मा सिग्मा स्टार बाकी सबके लिए भी होगा। अब यहाँ पे आते हैं CC बॉन्ड में, इसमें भी क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक सिग्मा स्टार होगा, और दूसरा बॉन्ड क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो पाई होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका पाई स्टार होगा। ठीक है, तो अब जब ऐसा केस आ जाए, या फिर H की जगह मान लो मैंने यहाँ NO2 लगा दिया या NH2 लगा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, सिग्मा करेगा कि पाई करेगा कि आपका नॉन बॉन्डिंग करेगा। तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर समझ ले, एक एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं, एक एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं नॉन बॉन्डिंग पाई, सिग्मा और सिग्मा स्टार का। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एनर्जी कम होगी, सो दैट विल बी सिग्मा। उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब अगर मैंने इन जनरल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, जैसे यहाँ पे सिग्मा में, फिर पाई में, ओके, और नॉन बॉन्डिंग में भी मान लीजिए मैंने कर दिए, तो अब अगर नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी सबसे ज़्यादा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है जहाँ पे भी, उसको हम होमो एड्रेस करते हैं, तो दिस इज़ योर होमो। ओके, और पाई स्टार ये क्या हो गया, ये वाला एनर्जी लेवल आपका ल्यूमो को बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, पाई स्टार में,
और डोनेट कहाँ से करेगा? अगर ये किसी का स्ट्रक्चर बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है अगर, तो मैं जनरल केस बता रही हूँ, तो नॉन बॉन्डिंग से वो डोनेट करेगा और अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब तो हम यहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि डोनर एबिलिटी विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ होमो। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी होमो की, वो इतना ईजिली डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पाई में भी इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग में भी है, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? नॉन बॉन्डिंग की। इसी वजह से वो नॉन बॉन्डिंग से डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्टर एबिलिटी पे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी सिग्मा स्टार की भी है और पाई स्टार की भी है, बट एक्सेप्ट कहाँ कर रहा है? जिसकी कम एनर्जी है, लोवेस्ट एनर्जी है। ठीक है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। ओके, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? आपका पाई स्टार है। अब एक्सेप्टर एबिलिटी तो इसी वजह से एनर्जी ऑफ लूमो पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे अगर 2 लेवल्स हैं जिसको मैंने ऐसे दिखाया है, सो विच वन विल बी गुड डोनर? जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। डोनर एबिलिटी के लिए इस तरीके से हम ऑर्डर कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो सबसे पहले वो नॉन बॉन्डिंग से, उसके बाद पाई से, उसके बाद सिग्मा से डोनेट करेगा। और यही एक्सेप्टर एबिलिटी ऑर्डर अगर देखें तो एक्सेप्टर एबिलिटी में एम्प्टी पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल में करेगा, उसके बाद पाई स्टार में, सबसे लास्ट में अपने सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ मैंने एक जनरल कुछ स्ट्रक्चर्स स्पीशीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखो सिर्फ क्लोरीन एटम की बात करते हैं। ओके, तो क्लोरीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड जो है वो आपके हाइड्रोजन से बना रखा है, तो उसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सके? 5। ठीक है, तो इस वजह से इसका भी ऑक्टेट क्या है? यहाँ से देखो 2, 2 4, 1 5, एक ये 6, और ये हाइड्रोजन का जो शेयरिंग वाला है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे OH माइनस है। OH माइनस ये बना कैसे होगा? बेसिकली कोई H प्लस होगा जो कि लीव किया होगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाला है वो भी दे दिया होगा, इसी वजह से ये OH माइनस है। तो अब इनमें से कौन एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? हमेशा ध्यान रखना, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी एक्ट नहीं करेंगे, कभी एक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें आपका सिंपली एथीन मॉलिक्यूल है जिसकी हम रिएक्शन H+ से करा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो डोनर एटम है वो कौन सा है? आपका बॉन्ड पेयर है। ठीक है, बॉन्ड पेयर का कौन सा? सिग्मा या पाई? ऑब्वियसली पाई, क्योंकि सिग्मा और पाई में पाई की एनर्जी कहाँ है? ऊपर लाई कर रही है, तो इसका मतलब पाई के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी एक कार्बन से आप बॉन्ड बना दीजिए। मैंने इस कार्बन से बनाया है। नेक्स्ट रिएक्शन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और नॉन बॉन्डिंग भी है। तो पाई और नॉन बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि नॉन बॉन्डिंग पहले डोनेट करेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आपका बेस दिया हुआ है अमोनिया और एक ये लिविस एसिड है BH3। हम ऑलरेडी इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि NH3 और BH3 मिलके एडक्ट फॉर्म करते हैं, तो बस वही है, NH3 पे प्लस, BH3 पे माइनस। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, नॉन बॉन्डिंग भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब आपको देख के तो यही समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करें, नॉन बॉन्डिंग से अटैक करें कि पाई से अटैक करें? नॉन बॉन्डिंग से अटैक करें। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो लोन पेयर हैं दैट आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब किसके डोनेशन के लिए? रेजोनेंस में। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन नोट कर लो, अभी जब आगे और भी चीज़ें आएंगी तो मैं बताऊंगी आपको।
डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस। फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट में इस वजह से बता रहे हैं, अगर कोई भी एटम है जिस हेट्रो एटम है और उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये कंडीशन आपकी रेजोनेंस की होती है, ठीक है। या फिर सिंपली अगर ए पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और इस तरीके की कंडीशन है, सो दिस इज़ ऑल्सो योर रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वो बॉन्ड बनाए जो कोवैलेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.6, 2.5, 2.6 सम बिटवीन। तो हमें बॉन्ड भी देखा जाए तो किससे बनाना चाहिए, कार्बन से, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के अराउंड होती है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा दैट विल बी योर कोवैलेंट। इसी वजह से दूसरा रीज़न ये भी है कि हम यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, कार्बन के। और प्राइमरी रीज़न तो हमें दिख ही रहा है कि वहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। तो जब भी आप ट्राई करेंगे कोशिश यही करेंगे कि कार्बन का बॉन्ड बनाएं। कुछ कंडीशंस आएगी जो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बट फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। अगेन ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता नीचे वाला कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये मूव करेगा और हाइड्रोजन पे ये वाला कार्बन अटैक कर देगा। देखो बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला बॉन्ड ने अटैक किया तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये लोन पेयर है। यहाँ पे मैं ये जो बॉन्ड है इसको सिंपली ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ मूव किया तो इस वाले जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इससे कितने अटैच आइटम, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 5वां आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव मतलब ये जो आपके बेसिकली बॉन्ड पेयर हैं ये कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी आप ट्राई करोगे, कुछ नहीं है, सिंपली बस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब डोनर एबिलिटी की बात करते हैं। तो अब हमने देखा ऊपर भी कि जब कार्बन से डोनेशन की बात आ रही है और ऑक्सीजन से, तो डोनेट पहले कौन करना चाह रहा है, कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन की, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। अब ये तो बात हो गई पीरियड में। अगर यही बात हम कॉलम में करते हैं तो कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, साइज़ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो साइज़ पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, जिसका साइज़ जो होगा वो सबसे कम होगा, दैट विल बी लेस न्यूक्लियोफिलिक, या फिर कह सकते हैं कि ये बैड डोनर होगा, बैड डोनर। और गुड डोनर कौन सा होगा, I-। इसी वजह से ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो साइज़ इंक्रीज करेगी, तो यहाँ हम एक लाइन में देख सकते हैं कि डोनर एबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डोनर एबिलिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइज़, ठीक है। तो ऊपर वाले में देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है, इसी वजह से कार्बन विल बी गुड डोनर। उसी साइज़ की बेसिस से बात करें, साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना अच्छा डोनर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं। डोनर एबिलिटी कम्प्लीटली डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोनर एटम पे, ठीक है। अगर जब तक प्योर ऑर्बिटल है तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के कौन सा क्लोज होता है, एस ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज हो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद पी ऑर्बिटल से अगर हाइब्रिडाइज कर रहा है, 1 पी से कर रहा है या 2 पी से कर रहा है या 3 पी से कर रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, प्योर पी ऑर्बिटल है, तो उसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो एस है, उसके बाद एस पी है, उसके बाद sp2 है, फिर sp3 है, फिर p है। तो जहाँ कहीं पे भी प्योर p ऑर्बिटल होगा, प्योर p ऑर्बिटल, वहाँ पे डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा,
ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, p ऑर्बिटल है, ठीक है, और सबसे क्लोज कौन सा है, s है। इसका मतलब हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम हाइब्रिडाइज्ड बेसिस पे कहें तो sp जो है वो सबसे पुअर डोनर होगा एज कम्पेयर टू sp2 विच विल बी फॉलोड बाई sp3। इसका मतलब गुड डोनर कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, गुड डोनर हो गया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर विच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे जो डोनर एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp, ठीक है। 1 2 3 और एक ये नेगेटिव चार्ज 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स sp3। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, तो कितना आ रहा है 1 2 और एक ये नेगेटिव चार्ज, तो 3 आ रहा है, तो इसीलिए sp2 1 2, तो इसीलिए sp। तो मैंने बताया अभी कि आपको जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो उतना पुअर डोनर होगा। इसका मतलब सबसे अच्छा डोनर कौन सा होगा, sp3 वाला कार्बन। सॉरी। अब जब ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करें तो सेम सिंपली फॉलो करेगा, जैसा कार्बन ने फॉलो किया वैसे ही ऑक्सीजन भी फॉलो करेगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, डोनर एबिलिटी ऑर्डर। आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए चलना, ताकि आप जब रिवाइज करो या दोबारा पढ़ो तो आपको क्लियर होता रहे। अब बात करते हैं डोनर एबिलिटी ऑफ लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। जो लोकलाइज्ड है एट मीन्स समझने की कोशिश करना, अगर आप अपना, ये आपका घर है, ठीक है, अगर आप अपने घर में प्रेजेंट हो, है ना, अगर आप अपने घर में प्रेजेंट हो और मेरा भाई है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ओके। मेरा भाई जो है वो कभी घर में होता है, कभी वो बाहर चला जाता है सामान लेने काम से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स नहीं है। तो मेरा भाई घर पे रहता है, फिर जब सामान लेने जाना होता है तो सामान लेने के लिए जाता है। इसका मतलब उसकी जो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे वो घर पे प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, उसकी क्या है पता नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। पर मेरी क्या है, सर्टेनिटी है कि मैं घर पे ही अवेलेबल हूँ। इसका मतलब मैं क्या हो गई, लोकलाइज्ड, मेरा भाई क्या हो गया, डी लोकलाइज्ड। तो बस यहाँ पे भी वही बात है कि जो लोकलाइज्ड होगा उसका पता जल्दी मिल जाएगा, वो जल्दी देख लिया जाएगा, और जबकि डी लोकलाइज्ड वाला ढूंढा नहीं जा सकता कि उसके पास है लोन पेयर या नहीं है। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले वाले केस में ये जो है वो कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है लोन पेयर। सेकंड वाले केस में, अच्छा ये तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये तो हो गई रेजोनेंस कंडीशन, ठीक। इसका मतलब दूसरे वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। और इस वाले की लोन पेयर की बात करते हैं, तो ये कैसा है। अब सबके हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। ये है sp3, ये वाला आपका हो गया sp2 और ये हो गया sp, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे फॉर श्योर समझ में आ रही है कि जो सेकंड वाला है वो सबसे पीछे जाएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है वो डोनेशन के लिए पॉसिबल कम है, मतलब डोनेट कम करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो सेकेंड वाला सबसे पीछे, तो आगे सबसे किसको रख दें, sp3 और sp में कौन जल्दी डोनेट करेगा, sp3 वाला। इसका मतलब फर्स्ट सबसे आगे, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, ये हो गया आपका ऑर्डर। अब डोनरेबिलिटी बॉन्ड एंगल के बेसिस पे भी देखते हैं। अगर प्योर p ऑर्बिटल की आप बात करते हो, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, तो जो आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के बीच में एक्स, पी एक्स वाई और पी एक्स और पी वाई,
इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हम उसी की बेसिस पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब प्योर पी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जबकि एस की बात करो आप, स्फेरिकल होता है उसका ऑर्बिटल, इसी वजह से उसका एंगल क्या होगा 360 डिग्री। अब हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। sp में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है 180, sp2 में 120, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैंने अभी यहाँ पे ये बोला कि डोनर एबिलिटी जो होगी वो जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अभी पिछला हम डिस्कस किए हैं यही चीज़ है कि जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा डोनर होगा। तो यहाँ से भी हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे p क्या है, प्योर p है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, ये हो गया डोनर एबिलिटी का ऑर्डर। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने साइक्लोप्रोपेन लिया है। साइक्लोप्रोपेन में जो इनर एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री का, तो जो आउटर एंगल है वो 360 माइनस 60 जो भी बचे हुए। तो यहाँ पे जब एंगल निकाला गया ये कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, तो उनके बीच का जो एंगल निकल के आया वो 114 डिग्री था, ठीक है। तो जब अंदर का एंगल कम तो बाहर का एंगल ज़्यादा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें पी कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, जिसका एंगल क्या हो, कम हो। तो इसमें पी कैरेक्टर क्या है, मोर। इसमें पी कैरेक्टर, यही कह सकते हैं इसमें एस कैरेक्टर मोर, ठीक है। क्योंकि जहाँ तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि पी कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये यहाँ से मतलब बेसिकली ये जो कार्बन बॉन्ड है दैट इज़ गुड डोनर, ठीक है। जबकि कार्बन हाइड्रोजन क्या है, बैड डोनर है, क्योंकि वहाँ से एंगल आपका ज़्यादा है। मींस एंगल ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोज है, और न्यूक्लियस के क्लोज है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट ये यहाँ पे भी अगेन 60 डिग्री, दिस इज़ योर एज रिंग। ये 4 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, इसमें अप्रॉक्सी 120 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसके लोन पेयर की ज़्यादा होगी, तो अब समझना 60 डिग्री लेस है ना, तो बाहर का एंगल ज़्यादा। तो जब बाहर का एंगल ज़्यादा तो इसमें एस कैरेक्टर क्या हुआ, मोर। यहाँ पे 120 डिग्री हो गया, इसका मतलब जो बचा हुआ एंगल है वो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब एस कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे एस कैरेक्टर लेस। इसी वजह से अच्छा डोनर कौन सा होगा इन दोनों में, अच्छा डोनर 4 मेंबर्ड रिंग वाला होगा। अब जो समरी है, हमने अभी तक जो समझा है वो ये है कि जो डोनर एबिलिटी है उसमें जितनी ज़्यादा होमो की एनर्जी होगी वो उतना अच्छा डोनर होगा, ठीक है। या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अच्छा डोनर एटम होगा, या जिसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, पी कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, एस कैरेक्टर कम होना चाहिए, तो वो अच्छा डोनर होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन पे। तो किस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो किसी रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसके लोन पेयर, ठीक है। मतलब बेसिकली वो रिंग का पार्ट नहीं है, मतलब नाइट्रोजन इज़ नॉट कंटेनिंग एनी रिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रिंग है ना, तो यहाँ पे तो एंगल अगेन वही 60 डिग्री वाला है, ठीक है। तो बाहर का एंगल क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सबके बीच का एंगल जो है वो आपका 105 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली है, या उससे थोड़ा कम कह सकते हैं। जो अमोनिया का एंगल है सिंपली वही वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो डोनेशन है वो लेस एस कैरेक्टर वाले, मींस बॉन्ड एंगल कम है, तो इसका मतलब एस कैरेक्टर लेस है। तो जब एस कैरेक्टर लेस है,
एस कैरेक्टर लेस है, तो इसका मतलब ये क्या है, जल्दी डोनेट क्या करेगा, कर देगा। ठीक है, एस कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब पी कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये जल्दी से डोनेट कर देगा। जबकि यहाँ के केस में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, पी कैरेक्टर कम है, और पी कैरेक्टर कम है, इसका मतलब डोनर अवेलेबिलिटी कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका ये जो कार्बन है दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो B1 विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस पूछा जाए या न्यूक्लियोफिलिक अटैक पूछा जाए, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया कि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस की जा रही है, ठीक है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ओके, तो बी वाले का जो है वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू द A1, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मैंने ब्यूटाडाइन लिया हुआ है अलॉन्ग विद योर डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप ये डबल बॉन्ड देखो तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, राइट, और ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। अगर आप इसमें रिएक्शन कराओगे तो किस पे कराओगे, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। जब आप उसके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखोगे एथीन के केस में और ब्यूटाडाइन के केस में, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया आपका एथीन के लिए, ये हो गया ब्यूटाडाइन के लिए, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, ये सब हम क्वांटम के थ्रू डराइव करते हैं। जब हम पेरिसाइक्लिक या क्वांटम पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लो कि जितने कार्बन होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके बेसिकली जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, मतलब जिनके बीच में पाई बॉन्ड लगा हुआ है या कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, उतने ही आपके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के तैयार होते, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपका पाई, ये हो गया पाई स्टार, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो होमो है इन द केस ऑफ ब्यूटाडाइन, उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है ना, और जो लूमो देखो, ठीक है, तो एथीन के कंपैरिजन में जो आपका ब्यूटाडाइन है उसकी लूमो की एनर्जी क्या है, कम है, होमो ज़्यादा लूमो कम। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो ब्यूटाडाइन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी अवेलेबल करा देगा फॉर डोनेशन। इसका मतलब जो कॉन्जुगेटेड वाला है उससे रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो कैसे होगा, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो स्टेबल बने। अदरवाइज़ कराने के लिए तो हम इस वाले कार्बन से भी करा सकते थे, बट हमेशा कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। बस इसी वजह से रेजोनेंस के थ्रू इस स्ट्रक्चर को बनाया। तो ब्यूटाडाइन इज़ अ बेटर डोनर एज वेल एज बेटर एक्सेप्टर। रीज़न, और रीज़न क्या है इसका, सिंपली आपने एनर्जी डायग्राम देखा, और रीज़न इसका ये भी है कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप कॉन्जुगेशन बढ़ाते जाओगे सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को अप्रोच करेगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो रीज़न क्या है, कॉन्जुगेशन, ओके, तो कॉन्जुगेशन बढ़ गया इसलिए एनर्जी डिक्रीज़ कर गई। अब मैंने एक सिस्टम लिया है जिसमें आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है
डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या होगा, बिटर एक्सेप्टर होगा। ठीक है, मतलब अपने पाई स्टार या सिग्मा, बेसिकली पाई स्टार में ही, क्योंकि पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तब हम सिग्मा स्टार की बात करते, तो पाई बना हुआ है तो इसका मतलब पाई स्टार मिलेगा। और बेटर डोनर है कब, जब इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको बेटर डोनर बनाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल। अभी तक जो हमने पढ़ा वो दोनों के लिए कॉमन था, आपका बेस के लिए भी और न्यूक्लियोफाइल के लिए भी। तो हम कब कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया या कब कहेंगे ये बेस हो गया, हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर H+ ने, ठीक है, अगर OH- ने H+ ले लिया तब तो हो जाएगा बेस। उसके अलावा अगर कार्बन से रिएक्शन कर ले, मतलब कार्बोकेटायन से, या मान लो सिलिकॉन कोई कंपाउंड है आपका, सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, इससे रिएक्शन कर ले, ठीक है, तो इनमें से अगर दोनों में से या फिर और भी कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो BH3 है, इससे अगर रिएक्शन कर ले तो भी हम क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जब तक वो H+ कैप्चर नहीं करेगा तब तक हम उसे बेस नहीं बोलेंगे। ओके, तो हम ऑलरेडी ऊपर भी ये डिस्कस कर चुके हैं लोन पेयर के बारे में कि कहाँ से डोनेट करेगा, अपने लोन पेयर से या बॉन्ड पेयर से। ठीक है, तो लोन पेयर दैट कैन बी न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज स्पीशीज। बॉन्ड पेयर में अपना एथीन सिस्टम है, इसी तरीके से और भी सिस्टम हो सकते हैं जिसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो, दैट विल बी योर पाई डोनर। और BH4- है, जैसे NaBH4 है, ओके, NaBH4 है, LiBH4 है या LiAlH4 है, तो ये सब कैसे, ये सब है सिग्मा डोनर। ओके, RMgx है, RLi है, दैट ऑल आर योर सिग्मा डोनर। डोनर एबिलिटी हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि ऑक्टेट रूल उसका सेटिस्फाई है या नहीं। ऑक्टेट अगर सेटिस्फाई है तो फिर ठीक है, फिर वो डोनेट करेगा। अब लेविस बेस की बात करते हैं। लेविस बेस आर ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल, इसको ध्यान रखोगे आप। ओके, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है आपका NH3 H2O, अगर इन्हीं का मैं हाइड्रोजन हटा दूँ, NH2 OH-, सो दीज आर योर नेकेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल या फिर कैसे नेकेड या फिर बेसिकली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल जैसे ये है आपके। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी हम ऊपर भी बढ़े हैं, तो बेसिकली टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपली अ tendency of any atom or any molecule to donate its pair of electron, ठीक है, is called nucleophilicity। तो ये किस किस बात पर डिपेंड करेगी, पहला है इफेक्ट ऑफ साइज। तो साइज जो है वो आपका जितना बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये किस बेसिस पे कहते हैं, आप समझने की कोशिश करना। I- का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक है, मान लो इसका ये न्यूक्लियस है I- का, ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। अब जैसे ही इसने, जैसे कार्बन है, मान लो कार्बोकेटायन है कोई भी, ठीक है, या फिर कोई अदर पॉजिटिव एटम स्पीशीज़ है या मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही वो देखेगा वैसे ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ योर पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन। बेसिकली आपका जो I- है उसमें पॉजिटिव चार्ज मान लो आपका एक साइड हो गया हल्का, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गए, तो एक तरीके से ये जो है इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, दो पोल्स बन गए बेसिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी को कह रहे हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब पोलराइजेशन जो है वो आपके किस बात पर डिपेंड करेगा,
दैट इज ऑफ साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अच्छा वो पोलराइज्ड होगा। तो इस तरीके से सेम आपके जो है वो 16 ग्रुप एलिमेंट के लिए भी फॉलो करेगा, OH माइनस, SH माइनस, SEH और टेल्यूरियम। हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बैड डोनर होगा, ठीक है, मतलब वो उतना ही स्लो डोनेट करेगा। तो O माइनस और S माइनस, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अब यहाँ पे बात करते हैं। O माइनस और S माइनस सेम ग्रुप के हैं, इसका मतलब ये कहाँ आ गए, कॉलम की बात हो रही है। और जब कॉलम की बात हो रही है तो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, साइज से। तो इसका मतलब बिटर क्या होगा, S माइनस। अगेन यहाँ पे भी RS माइनस। अब C माइनस, N माइनस, O माइनस, F माइनस, मतलब ये कहाँ की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। तो कौन अच्छा डोनर एटम होगा, कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, है ना। नेक्स्ट सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगेन यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, पीरियड की। तो सबसे अच्छा डोनर एटम कौन सा होगा, देखो बताओ। नहीं ध्यान हो तो ये तो पता है कि कार्बन वाली फैमिली में ही आता है सिलिकॉन। तो बस ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा आपके एनायन पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा आपका N3 माइनस, NH माइनस एंड देन NH2 माइनस एंड लास्ट विल बी NH3। अब आते हैं चार्ज वर्सेस न्यूट्रल स्पीशीज़, ठीक है। चार्ज को कहीं कहीं कुछ लोग नेकेड भी कहते हैं, ओके, आपका मन है आपको जो भी कहना है। सो ऑलवेज रिमेंबर योर चार्ज न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, ओके, एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। तो अगर हम ये A देखें तो इसमें NH3 और NH2 माइनस से कौन सा ज़्यादा होगा, NH2 माइनस। B देखते हैं, B वाले केस में OH है और O माइनस है, तो कौन सा वाला ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, O माइनस वाला। नेक्स्ट ROH है, RNH2। अब ध्यान दो, दोनों ही क्या हैं आपके, न्यूट्रल हैं, तो दो बातें मैंने सिखाई थी, कॉलम में और पीरियड में। ये कहाँ पे हैं अभी हम, ये हैं हम पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, नाइट्रोजन की, ठीक है। अब इसमें आते हैं चार्ज वर्सेस न्यूट्रल। अब चार्ज और न्यूट्रल में किसको दें। अब आप देखोगे तो बोलोगे कि ये तो पीरियड की बात हो रही है, तो मैं तो लगा दूंगी RNH2 को। नहीं, यहाँ आप हो जाओगे गलत। तो आपको क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी चार्ज होगा, ठीक है, उसका ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। तो RO माइनस विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। PH3 PH2 में PH2 माइनस। अब विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इन दोनों कार्बन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, आप सोच के बताओ। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब अगर मान लो कि 100% दे रहा है तो ये दो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कितना दे रहा होगा, 200%। जस्ट एज्यूम करने के लिए कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली अपने चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेगा। अब यहाँ पे दो नेगेटिव, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पुश करेगा इस कार्बन की तरफ। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फर्स्ट वन वाला, ठीक है। तो A विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज कम्पेयर टू द B, बिकॉज ये क्या करेगा, और ज़्यादा चार्ज को कार्बन की तरफ मूव करेगा। बताए अल्फा इफेक्ट पे, जब भी किसी भी डोनर एटम पे हेट्रो एटम अगर हो उसकी अल्फा पोजीशन पे, ठीक है, और उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे उसे अल्फा इफेक्ट, ठीक है। द इफेक्ट इज नोन एज अल्फा इफेक्ट। हमेशा क्या होना चाहिए, कोई भी डोनर स्पीशीज हो उसके बगल में हेट्रो एटम हो और हेट्रो एटम से लगा हुआ क्या लोन पेयर हो। तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं, मतलब उस समय जो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ही रिएक्शन क्या करेगा,
फास्ट करेगा। तो अगर NH3 और NH2 में देखें तो यहाँ पे आपका इस वाले NH3 का एक हाइड्रोजन अगर हटा दें और लगा दें NH2, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ये देखिए ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, हाइड्रोजन की जगह NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है हेट्रो एटम, उसके पास लोन पेयर। तो अल्फा इफेक्ट किसका, अल्फा इफेक्ट की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा मोर न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं NH3 या NH2OH है तो ऑब्वियसली ये वाला होगा क्योंकि नाइट्रोजन के बगल में हेट्रो एटम है। नेक्स्ट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आ गया आपका डोनर एटम, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन अच्छा डोनर होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है। तो ये तो पता चल गया हमें कि यहाँ से डोनेट होगा नाइट्रोजन से, इसमें तो नाइट्रोजन ही है, इसमें नाइट्रोजन ही है, ठीक है। अब डोनेट कौन सा वाला कर, मतलब डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ अल्फा इफेक्ट है और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे लग गया है -I इफेक्ट। इस वजह से क्योंकि बीच में कार्बन है और कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इस तरीके से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा और डिक्रीज़ कर देगा। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक तो आपका अल्फा इफेक्ट से NH2OH होगा, उसके बाद NH2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था ऐसा समझो, इसमें NH2 तो हो गया कॉमन, हाइड्रोजन को हटाया और कार्बन लगाया, ठीक है, और कार्बन जिस पे -I लगा हुआ है, इसका मतलब पहले तो वो ठीक था, -I लगा दिया, इसका मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तरफ पुल करेगा, तो इसी वजह से NH3 आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो अगर ध्यान दो तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इनमें से यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। मैंने बताया था अल्फा इफेक्ट से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी A की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू B। अब आते हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट कैसा इफेक्ट दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अगर सॉल्वेंट हमें पता है दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ओके। पोलर में पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में हम जानते हैं कुछ सॉल्वेंट्स के बारे में, दैट इज़ H2O, अल्कोहल, HF, NH3। पोलर एप्रोटिक में हो गया आपका THF, डाईथाइल ईथर, उसके अलावा हो गया आपका DMF, ठीक है, और भी हैं, DMSO है। नॉन पोलर में जिनका बेसिकली जिनमें कार्बन जो है वो ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रोजन के बराबर, दैट वी यूजुअली कॉल एज नॉन पोलर, और जिनके बीच में कोई चार्ज सेपरेशन ना हो सिंपली, ठीक है, ओके। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कहाँ मतलब का पॉसिबल होती है, बेसिकली जब भी हाइड्रोजन पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जब भी ना समझ में आए तो फ़ोन मिला है, FON, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना समझ में आए तो फ़ोन मिला है। तो फ़ोन मतलब F ऑक्सीजन, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से अगर हाइड्रोजन लगा होगा किसी पे भी तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये जैसे मान लो आपका एनिलीन है, अगर 1 मोल एनिलीन बोल रही हूँ मैं, तो उसके जैसे तो और भी ज़्यादा कंपाउंड होंगे ना, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे ही एनिलीन के, है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए रेडी है। बस इसको कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, कौन से, FON वाले। तो N वाला है ये, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर लेगा। इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन से कर सकते, इसका इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब इसमें से अच्छा बेटर
किसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि वो गुड डोनर है। तो यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे लेस स्टेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे हो नहीं रही है या फिर होगी नहीं, होगी बट कंपैरेटिवली। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखते हैं। अगर मैंने मान लीजिए आपको सॉल्ट है, NaBr है या NaCl है, किसी भी ऐसे सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Br- में। तो हमें पता है कि Na+ है और वाटर है, ठीक है। तो ये जो आयन है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो तो सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला काउंटर पार्ट उसका? ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? इसको सॉल्वेट कर देगा। ऐसे ही और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन जो है वो सराउंड कर लेते हैं। और अब Br- पे देखते हैं। तो Br- को उसका काउंटर पार्ट H+ सराउंड कर लेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब भी हमने कोई सॉल्ट डाला तो उसके केस में जो सॉल्वेशन वो दोनों का हुआ, कैटायन का भी और एनायन का भी, ठीक है। कैटायन एंड एनायन दोनों के दोनों ही क्या हो गए? सॉल्वेट हुए। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका केवल और केवल कैटायन पार्ट जो है वही सॉल्वेट होता है, ठीक है। एनायन पार्ट सॉल्वेट नहीं होता है। ऐसा क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? ऐसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो DMSO का सेकेंड वाला वो सराउंड कर लेगा। अब यहाँ पे देखो आप, Br- को सराउंड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फ्री है। इसका मतलब मोबिलिटी इसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब भी आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे और कोई सॉल्ट लेते हो तो उसके केस में जो आपका एनायन पार्ट होगा, एनायन पार्ट वो ज़्यादा अवेलेबल होगा, मोर अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा क्योंकि वो फ्री है, उसको सॉल्वेट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो सॉल्वेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। तो अगर हम Br- अगर वाटर में है और अगर Br- DMSO में जनरेट हुआ है तो कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? जो DMSO में जनरेट हुआ है। सेम N3- अगर जनरेट हुआ है मेथनॉल में और N3- DMF में, तो N3- DMF में ज़्यादा अपनी एक्टिविटी दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।